हेलो फ्रेंड्स, परमिसिबल डिडक्शंस में आगे बढ़ते हुए हमने 6 डिडक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अभी जो 3 एक साथ आएंगे 7, 8, 9 बहुत इजी, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड उसके बाद का है 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। वो आज का एक इंपॉर्टेंट फोकस हमारा रहेगा फ्रेंड्स। डन। 7 नंबर, कंट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन पॉवर्टी इरिडिगेशन फंड। तो फ्रेंड्स सिंपल इतना ही है कि अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको 100% डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। इस चीज में आपने कंट्रीब्यूशन किया, फर्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने कंट्रीब्यूशन किया एंड सेकंड इज फ्रेंड्स व्हाट, अर्बन पॉवर्टी इरिडिगेशन फंड। यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन किया तो आपको क्या मिलने वाला है, 100% डिडक्शन। सिंपल, दैट्स इट, खत्म हो गया डिडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 35CCC फ्रेंड्स, नाउ इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर agricultural extension project meaning thereby notified agricultural extension project, तो इन दिस सिनेरियो आपने जो भी डेटा से उसके लिए एक्सपेंडिचर इंकर किया है उसका 150% वेटेड डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, आपको अलाउ होगा। मीनिंग thereby सपोज आपने 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो फ्रेंड्स आपका जो डिडक्शन होगा ना वो कितना होगा पता है, इट इज 150%। जैसे याद करो साइंटिफिक रिसर्च में हुआ करता था 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करो 150 का डिडक्शन मिले, पता चला 200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करो 300 रुपए का डिडक्शन मिले। सिमिलरली फ्रेंड्स, इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन रिलेशन टू नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट तो आपको फ्रेंड्स उसका 150% वेटेड डिडक्शन अवेलेबल होगा। सिमिलरली जो आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया है फॉर लेट अस से इट मे बी इंकर्ड बाय कंपनीज ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इफ इट इज नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो आपका जो डिडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 150%। मीनिंग देयरबाय आपका एक्सपेंडिचर होगा 100 रुपए का, आपका डिडक्शन कितना हो जाएगा, 150%। इट इज वेटेड डिडक्शन। बोलो क्लियर? 3 एकदम सिंपल। चलो बोलना शुरू कर दो। फर्स्ट, रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरिडिगेशन फंड, यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूट किया, 100% डिडक्शन की एलिजिबिलिटी आपके केस में आने वाली है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी आर मेकिंग एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो फ्रेंड्स हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा एक्सपेंडिचर 100 रुपए का होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आज के सेशन का हार्ट विच इज सेक्शन 35D, एग्जाम पर्पज के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। डन। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। फ्रेंड ये वर्ड सुन के मगज में, दिल में पहला आइडिया क्या आता है, अकाउंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग में सीखा था हमने, बिजनेस कमेंस होगा ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके पहले के एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। बट इनकम टैक्स कहता है ना, हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को कुछ अलग डिफाइन करते हैं, उसको कुछ अलग समझते हैं। क्या अलग समझते हैं, देखो फ्रेंड्स, हमारे वहां पे इनकम टैक्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर नंबर A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, मतलब जो 9 एक्सपेंडिचर आप इंकर करते हो वो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग जनरली क्या कहता है, बिजनेस कमेंस हुआ उसके पहले का एक्सपेंडिचर, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले का एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स कहता है तुम अकाउंट्स में क्या करते हो, हमको कोई लेवा देवा नहीं है, हमको तो पेपर नंबर 4 में फोकस करना है, विच इज टैक्सेशन। 9 एक्सपेंडिचर हम जो इंकर करेंगे उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। बाकी ना खाली 9 एक्सपेंडिचर की बात, सर बाकी को एक्सपेंडिचर, मैंने क्या बोलना है, खाली 9 एक्सपेंडिचर के हमारा 9 एक्सपेंडिचर के ऊपर हमारा फोकस है। ये 9 एक्सपेंडिचर को हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर? डन। कौन से 9 एक्सपेंडिचर है वो हम फोकस करें, पहले उसके ऊपर ही फोकस कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। व्हाट इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट? फ्रेंड्स हमने सीए शुरू किया, मैं तो खत्म करके बैठा हूं, बट आपने सीए शुरू किया, मैंने कभी एक दिन सीए शुरू किया होगा, तो फ्रेंड्स हमने ये कोर्स शुरू किया उसके पहले सोचा होगा कि यह क्या कोर्स हमारे लिए फिजिबल है, क्या हम 10, 12, 13, 14, 15, 20 घंटे पढ़ने की हिम्मत हम में है, तो हमारे लिए ये पूरा कोर्स फिजिबल है कि नहीं है, वो हमने एनालिसिस किया होगा। सर ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। बरोबर, कोई चिंता ना करो, आप सीए बनने वाले हो, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है। आप सीए नहीं बनोगे, आप टॉप मोस्ट 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे इंडिया में होंगे ना, उसमें से फर्स्ट आपका रैंक आने वाला है, मुझे पता है। बात हो चुकी है मेरी आईसीए के साथ आपके लिए।
तो फ्रेंड्स कोई भी कंपनी क्या सोचे कि ये नया बिजनेस वो शुरू करने जा रही है, वो उसके लिए उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से फिजिबल होगा कि फिजिबल नहीं होगा, तो उसका एक रिपोर्ट जनरेट करवाएगी, एक्सपर्ट से उसकी एडवाइस लेगी, तो उसको बोलेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो उसका खर्चा होता है फ्रेंड्स, उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेटर से आप जो भी बनवाते हो किसी कंसल्टेंट के पास, तो उसका एक्सपेंडिचर इनकर होता है, उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। 35D उसको कैसे डिडक्शन के तौर पे आपको अवेलेबल होगा, उसका कैसे अमोर्टाइजेशन होगा, उसका डिस्कशन हम यहां पे करेंगे। बट फर्स्ट हमारा फोकस क्या है, व्हाट डू वी एग्जैक्टली इंक्लूड इन दिस एक्सपेंडिचर विच इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, नेक्स्ट आएगा प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम फ्रेंड्स डेटा प्रोजेक्ट करेंगे, लेटर से कभी आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे ना फ्रेंड्स, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात आएगी। हम जब भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगती है। बैंक हमसे क्या पूछेगी, भाई तुम्हारा चलो नया बिजनेस है, पर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, फर्स्ट ईयर कितना बिजनेस, सेकंड ईयर कितना बिजनेस, थर्ड ईयर कितना बिजनेस, कितने डेटा आपके इंक्रीज होंगे, कितने सेल्स आपका इंक्रीज होगा, आपका परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स वो ऑब्वियसली कंसल्टेंट के पास आपको बनवाना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट की एडवाइस आपको लेनी पड़ेगी, कोई एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ, उसका जो भी आपने खर्चा किया और जो उसको बनवाने के लिए खर्चा करना पड़ा, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। दो, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट आएगा कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे necessary for the purpose of business of the associate। सिंपल वर्ड्स में सर्वे। फ्रेंड्स अब गुजरात से होंगे तो शायद आपको पता होगा, जब गुजरात में स्पेसिफिकली, और ना गुजरात के बाहर से हो तो आप ध्यान दो गुजरात में क्या हुआ था। फ्रेंड्स गुजरात में 2 न्यूज़पेपर जबरदस्त चल रहे थे, वन वाज गुजरात समाचार, सेकंड वाज संदेश। 2 न्यूज़पेपर चल रहे थे, गुजरात समाचार ज्यादा चल रहा था। फ्रेंड्स दिव्य भास्कर आपको पता होगा, इट इज अ वेरी वंडरफुल न्यूज़पेपर। दिव्य भास्कर ने हमारे गुजरात रीजन में एंट्री ली, अहमदाबाद में स्पेसिफिकली। तो फ्रेंड्स उसने उसके पहले सर्वे किया कि कस्टमर को क्या पसंद है, कलरिंग न्यूज़पेपर पसंद है कि ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर पसंद है। हमारे गुजराती का एक थोड़ा लेटर से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमको मुफ्त में मिलता है तो मजा आ जाती है, उसका कुछ आनंद अलग होता है। तो दिव्य भास्कर ने क्या शुरू किया कि एवरी मंथ के एवरी क्वार्टर की जो भी उन्होंने फ्रीक्वेंसी फिक्स की होगी, आपको कूपन स्टोर करने की, रोज न्यूज़पेपर आएगा ना, उसमें कूपन आएगी, वो आपको स्टोर करने की, एक बड़े से पेपर में उसको चिपकाने की, एंड बाद में वो जाके आपको दिव्य भास्कर में सबमिट करेंगे, आपको छोटी सी गिफ्ट मिलेगी। तो ये हमारा माइंडसेट उसने कैसे आइडेंटिफाई किया, बाय वे ऑफ सर्वे, कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसकी नीड क्या है, उसको किसमें हैप्पीनेस मिलती है, तो ये सारा सर्वे किया। बोलो मुफ्त में होगा, एब्सोल्युटली ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो वो जो एक्सपेंडिचर कंपनी ने इनकर किया तो उसको बोलेंगे क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। डन, 3 हो गए, 9 तक पहुंचना है 3। बोलो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ मार्केट सर्वे। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू असेसिस बिजनेस। कोई भी आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होगा मोस्टली, तो फ्रेंड्स इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपने कोई इंजीनियर्स की सर्विसेज ली। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि फूड प्रोसेसिंग है ना, फूड प्रोसेसिंग वो जबरदस्त बड़ी इंडस्ट्री है। तो फ्रेंड्स उसके जबरदस्त बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट, जबरदस्त बड़े बड़े उसके प्लांट्स होंगे। आपने कभी डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी पर देखा होगा कि कोई केक है, कि कोई मतलब छोटी छोटी जो पैनकेक्स आती है वो, और लेटर से कोई बिस्किट्स है तो वो कैसे बनते हैं, तो उसके आटे के इनपुट से लेके फाइनल बिस्किट का प्रोडक्ट जब रेडी होता है तो उसकी पूरी प्रोसेस को हमको दिखाते हैं। तो इट इज व्हाट, इंजीनियरिंग, अ वंडरफुल इंजीनियरिंग। तो वो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग सर्विस आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए अवेल की, खर्चा हुआ, कंसल्टेंसी आपने जो पे की उसके लिए एक्सपेंडिचरिंग करो, उसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, सेक्शन 35D। डन, 4, 9 तक पहुंचना है, 4 हो गए। बोलो फर्स्ट इज व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नेक्स्ट इज मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे, नेक्स्ट इज व्हाट, इंजीनियरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट आएगा लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी अग्रीमेंट बिटवीन assessee and any other person for the purpose relating to setting up to conduct the business of the assessee। फ्रेंड्स देखो, 2 लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे आपका कोई रेंट अग्रीमेंट होगा, आपने कोई लेटर से टेनेंट को प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी, तो और अलग अलग बिजनेस अग्रीमेंट्स होते रहते हैं कि वो मुझे गुड्स का सप्लाई करेगा, मैं इसको गुड्स का सप्लाई करूंगा, या अलग अलग अग्रीमेंट्स होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स वो अग्रीमेंट का ड्राफ्टिंग करवाना पड़ता है। अग्रीमेंट ऐसा नहीं होता कि जो मैं लिखूंगा नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में लिखूंगा तो चलेगा, उसकी लीगल लैंग्वेज होती है, उसका आपको ड्राफ्टिंग करवाना पड़ेगा। वो ड्राफ्टिंग के लीगल चार्जेस होंगे जो जनरली एडवोकेट आपको चार्ज करेंगे। तो वो लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी अग्रीमेंट बिटवीन असेसी एंड एनी अदर पर्सन, जो असेसी है
एंड एनी अदर पर्सन है, उसके बीच में लेटर से कोई अग्रीमेंट है, तो उसके लिए कोई लीगल चार्जेस हुए ड्राफ्टिंग के फॉर एनी पर्पस रिलेटिंग टू सेटिंग अप कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेसी। तो फ्रेंड्स असेसी बिजनेस उसके साथ कंडक्ट कर पाए, उसके लिए अग्रीमेंट के ड्राफ्टिंग चार्जेस थे, जो लीगल चार्जेस थे, उसको क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। बोलो डन। चलो 5 एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस कर दिया, 9 तक पहुंचना है। बोलो फर्स्ट इज व्हाट? फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सेकंड इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थर्ड इज सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ड्राफ्टिंग, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे वेयर असेसीज कंपनी, मतलब ये जो FGHI है वो खाली कंपनी के लिए बना है। आगे का देखो, इट इज कंपनी एज वेल एज असेसी अदर देन कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट असेसी आल्सो। बट फ्रेंड्स आप ये चेक करोगे ना FGHI, तो वो कंपनी को बिलोंग करते हैं। इन एडिशन टू अबव एक्सपेंडिचर, कंपनी को आगे के 4 तो आगे के जो हमारे पास 5 है वो तो मिलने ही वाले हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट, क्या बैठे हो, मुझे थोड़ी पक्के करने कंटेंट को, आपको चकाचक रेडी करना। चलो बोलना शुरू करो, 1 2 3 गो। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड लास्ट इज व्हाट? लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग MOA AOA। कंपनियों में आपने ये वर्ड सुने होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये ड्राफ्ट करने के लिए ऑब्वियसली कोई नया मैनेजर होगा कि कोई लेटर से जो कंपनी फॉर्म कर रहा होगा, उसको ये सब नॉलेज नहीं होगा कि उसको ड्राफ्ट कैसे करने का। तो फ्रेंड्स उसके लीगल चार्जेस हमने कोई कंपनी सेक्रेटरी को, कोई एडवोकेट को पे किए होंगे, तो वो चार्जेस की यहाँ पे बात हो रही है। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग MOA AOA। ड्राफ्ट करने के बाद क्या खाली उसको मुझे रखने का शोकेस में ना, प्रिंटिंग MOA AOA का मतलब जो मैं उसका प्रिंटिंग करवाऊंगा उसका भी खर्चा होगा, जिसको क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज फीस फॉर रजिस्टरिंग कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 नहीं, इतने साल तो हुए नहीं है फ्रेंड्स, इट इज 1956। डन। तो फ्रेंड्स जो भी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे हमको, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस को हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। चलो फर्स्ट 1 2 3 गो। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग MOA AOA, let us say printing MOA AOA, next is registration fees of company, and last आप चेक कर सकते हो, it is in connection with an issue for public subscription of shares or debentures of the company, being underwriting commission, brokerage, charges for drafting, printing, advertisement, prospecting etc, prospectus etc। सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हो, expenditure in connection with public issue, कंपनी को पैसे लाने हैं मार्केट से, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा, अंडरराइटिंग कमीशन से लेके, ब्रोकरेज से लेके, चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट एज वेल एज प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में जो एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद पब्लिक इश्यू होगा वो हमारा पे क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। डन। चलो कितने हो गए? 9 एक्सपेंडिचर, जिसको हम इनकम टैक्स के हिसाब से 35D के हिसाब से क्या बुलाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। बोलो फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ मार्केट रिपोर्ट, engineering services, next is drafting agreement, next is let us say legal charges for drafting MOA AOA, printing MOA AOA, next is registration fees of company, and last is expenditure in relation to public issue। फ्रेंड्स इसको हम बुलाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड्स। आगे जो हमने डिस्कस किए A to I, उसमें से ये 4 ABCD बोल दो। चलो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सर्वे था बीच में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, सॉरी फ्रेंड्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, इट इज सर्वे एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। डन। ये 4 चेक करो फिर वापस एक बार, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये कौन करे एंड ये एक्सपेंडिचर कौन इंकर करे, तब जाके उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। चेक करो फ्रेंड्स, इन केस एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड इज A to D अबव, मतलब जो A में स्पेसिफाई किया गया, B में स्पेसिफाई किया गया, C D में स्पेसिफाई किया गया, वो कौन इंकर करेगा? The work in connection with preparation of feasibility report, जो मैंने बताया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट कर दिया फ्रेंड्स मैंने, मार्केट सर्वे की जगह इट शुड बी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट इज नॉट मार्केट रिपोर्ट, इट इज सर्वे एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे और एनी सर्वे और इंजीनियरिंग सर्विसेज रिफर टू
मस्ट बी कैरिड आउट बाय असेसी हिमसेल्फ, खुद से करो, खर्चा तो भी चलेगा, और बाय कंसर्न फॉर विच इज फॉर टाइम बिंग फोर्स अप्रूव्ड इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड। सिंपल वर्ड्स में ये जो 4 एक्सपेंडिचर है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियर सर्वे और इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये फ्रेंड्स जो 4 एक्सपेंडिचर है वो कौन इंकर करता होना चाहिए? वो इंकर करता होना चाहिए नंबर ए, either assessee himself, or it must be by concern who is approved by the board. Board is what? CBDT. It must be approved concern. मतलब किसी के पास भी करवा दिया ऐसा नहीं चलेगा. It must be assessee himself और by the approved concern, तब जाके इसका डिडक्शन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपको अवेलेबल होगा. कितना डिडक्शन अभी डिस्कस ही नहीं किया, हम तो खाली अभी डिस्कस कर रहे थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब. नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास अवेलेबल है E2F, ये ई कॉमन में नहीं आता है फ्रेंड्स. ओके, ये E2F जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन कर सकता है? असेसी भी कर सकता है, नंबर भी कौन कर सकता है? एनी कंसर्न, कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स. बोलो डन. तो ABCD वापस मेरे से बोलने का ट्राई करो. फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आइदर असेसी खुद से और बाय अप्रूव्ड कंसर्न. ये कौन? असेसी और एनी कंसर्न. डन, चकाचक, रेडी. चलो अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो एलिजिबल एक्सपेंसेस है वो हमने डिस्कस कर दिया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर फॉल होंगे. अभी फ्रेंड्स उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा वो आप समझो बरोबर. फ्रेंड्स नंबर ए, हमने आइडेंटिफाई किया आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर. प्लीज बरोबर समझ लो, हमने आइडेंटिफाई किया आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कौन सा है. जो 9 एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किए उसमें आपका एक्चुअल कितना हुआ? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कितना हुआ वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसको बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर. फ्रेंड्स उसको हम कंपेयर करेंगे एक लिमिट के साथ, जिसको बोलेंगे एप्लीकेबल लिमिट. क्या लिमिट है? बस बहुत छोटी सी लिमिट है, चिंता ना करो, फटाफट डिस्कस हो जाएगी. और एप्लीकेबल लिमिट करेंगे विच एवर इज लोअर, बिकॉज लिमिट है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? विच एवर इज लोअर. एंड फ्रेंड्स ये जो लोअर आएगा ना उसका डिडक्शन हमको मिलेगा. डिडक्शन का राज खुलने जा रहा है. डिडक्शन हमको मिलेगा इन फ्रेंड्स 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. मतलब जो डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा, जो डिडक्शन हमको अलाउ होगा, वो कैसे अलाउ होगा? इट इज फ्रेंड्स 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. पहले आइडेंटिफाई करो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो 9 एक्सपेंडिचर में डिस्कस किए वो, और उसकी जो एप्लीकेबल लिमिट हम कंप्यूट करेंगे उसके साथ उसका कंपैरिजन करो विच एवर इज लोअर, एंड जो लोअर आया उसका डिडक्शन हमको मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. क्लियर? डन. चलो ये 2 मिनट का टाइम पास है, फटाफट पढ़ लेते हैं. नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. 35D provides for amortization of preliminary expenses incurred by Indian company. तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा फ्रेंड्स? इंडियन कंपनी को ये डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है. एंड अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स, मतलब अदर जो होंगे वो रेसिडेंट होने चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट असेसी. तो फ्रेंड्स इंडियन कंपनी तो आपको पता ही है, इट इज ऑलवेज रेसिडेंट, तो ये डिडक्शन खाली रेसिडेंट्स के लिए बना है. एंड जो अदर नॉन रेसिडेंट अदर जो नॉन कॉर्पोरेट एसेसी है वो रेसिडेंट होने चाहिए, तब जाके उनको डिडक्शन अवेलेबल होगा. फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, आइदर बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का ये खर्चा है, और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंसर्न है वो बिजनेस में कुछ एक्सपांशन करना चाहता है, उसके रिलेटेड कुछ खर्चा है जिसका भी यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन. ओके, सिंपल है. अभी इतना ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स आपको. इंडियन कंपनी को डिडक्शन अवेलेबल होगा, एंड रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेसी को डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होगा. किन लोगों को एप्लीकेबल? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. दिस सेक्शन अप्लाइज टू ओनली इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेसी. ओके, in case of new companies, to expenses incurred before commencement of business. In case of extension of existing undertaking, expenses incurred till extension is completed. Right? तो फ्रेंड्स देखो, जनरली ये सब जो हमने एक्सपेंडिचर 9 एक्सपेंडिचर डिस्कस किए वो जो एक नए बिजनेस के लिए होगा तो अप टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एंड जो एक्जिस्टिंग बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो अप टू एक्सपेंशन इज कंप्लीटेड. ये आपके जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो अकॉर्डिंगली डिवाइड होंगे. दैट इज इन केस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू यूनिट, एक्सपेंडिचर incurred till new unit commences production और ऑपरेशन, ये डिडक्शन आपके कवर होंगे. ठीक है, बट पता चला ना फ्रेंड्स आपको, जो मेरा नया बिजनेस है तो मैं नया बिजनेस जब तक शुरू नहीं करता हूं तब तक एक्सपेंडिचर,
एंड फ्रेंड्स लेट अस से मतलब तब तक एक्सपेंडिचर जो 9 स्पेसिफाइड है वो, बाकी कोई नहीं। 9 स्पेसिफाइड तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। एंड जो एक्सपेंशन हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का, एक्सपेंशन खत्म हो रहा है तब तक का ये आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो 9 जो भी एक्सपेंडिचर में डिस्कस किए वो आइदर आपके बिजनेस नया है तो कमेंसमेंट तक खत्म करना है, एक्सपेंशन है एग्जिस्टिंग बिजनेस का तो एक्सपेंशन खत्म हो रहा है तब तक आपको एक्सपेंडिचर इंकर करना है। देन अमाउंट एलिजिबल क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सच प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इंकर शैल बी अमाउंटाइज्ड ओवर 5 इयर्स, मतलब ये डिडक्शन जो आपको अवेलेबल होगा वो कैसे अवेलेबल होगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ऐसे डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। इन अदर वर्ड्स 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर is allowable as deduction for each of the 5 successive previous year beginning with the previous year in which business is commences। मतलब जिस साल, दो चीज है, एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो एक्सपेंशन जो साल में खत्म होगा उस साल से डिडक्शन 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। एंड जो नया बिजनेस होगा तो जिस साल में बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस साल में बिजनेस का कमेंसमेंट हो रहा है वो साल से 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, बिकॉज 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो अकॉर्डिंग डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। ओके वापस एक बार, इन अदर वर्ड्स 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल एज डिडक्शन फॉर ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन व्हिच बिजनेस कमेंसेस or the previous year in which extension of undertaking is completed or new unit commences production or operation as the case may be। दो चीज है, एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हो तो जिस साल में बिजनेस ऑपरेशंस कमेंस करोगे वहां से आपके वो आपका फर्स्ट ईयर, बाद में सब्सिक्वेंट 4 साल तक आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा। 1 + 4 5 डिडक्शन आपको ईयर 5 ईयर में डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। एंड फ्रेंड्स जब एक्सपेंशन की बात आएगी तो जिस साल में आपका एक्सपेंशन कंप्लीट होगा वो आपका फर्स्ट ईयर एंड सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में आपको डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ट है इस पर्टिकुलर हमारे डिडक्शन का, इट इज फ्रेंड्स एलिजिबल एक्सपेंसेस जो हमने डिस्कस किया। फर्स्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे, engineering services, legal charges for drafting agreement, legal charges for drafting MOA AOA, printing MOA AOA, registration fees of company, and last is let us say expenditure in relation to public issue। Done? ABCD खुद से करो, अप्रूव्ड कंसर्न से करवाओ तब जाके रिडक्शन मिलेगा। EFGHI इधर खुद से करो और कोई भी कंसर्न से करवाएंगे तो रिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। आगे फर्स्ट लाइन में हमने डिस्कस किया, आप आइडेंटिफाई करो नंबर है व्हाट इज योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो हमने 9 डिस्कस किए वो उसको कंपेयर करो एक लिमिट के साथ विच इज एप्लीकेबल लिमिट। वो लिमिट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। करना है विच एवर इज लोअर, एंड जो लोअर आया उसका 1/5 आपको 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, सिंपल वर्ड्स में इट इज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, वो बेस्ट रहेगा आपको समझने के लिए। इट इज फ्रेंड्स 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला है। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी? चलो चेक करो फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज एप्लीकेबल लिमिट, ये रही हमारी एप्लीकेबल लिमिट। दो है, फर्स्ट इज इंडियन कंपनी होगी ना फ्रेंड्स, बरोबर समझो प्लीज, इंडियन कंपनी होगी तो इट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। जो इंडियन कंपनी, आपको पता है इंडियन कंपनी एंड नॉन कॉर्पोरेट लेट अस से रेसिडेंट को ये डिडक्शन अवेलेबल होगा। उसमें इंडियन कंपनी के लिए लिमिट कितनी, इट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, इतना आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। मतलब ये लिमिट होगी, सॉरी ये लिमिट होगी। एंड इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ, करेंगे बाद में विच एवर इज लोअर। ओके, कोई ऐसा ना सोचे सर यहाँ पे हायर है यहाँ पे लोअर है, बिकॉज ये एप्लीकेबल लिमिट है। लिमिट के लिए आपको क्या करना है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ये लिमिट हुई। एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करो, बाद में दोनों का क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर। एंड देखो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी इट इज जस्ट व्हाट 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड दोनों का देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट फॉर ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर्स। ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। डन? तो फ्रेंड्स इफेक्टिवली चेक करो तो इसका सिस्टम पूरा डिडक्शन का ऐसे बनेगा फ्रेंड्स। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D, नंबर 1 इज फ्रेंड्स एलिजिबल एक्सपेंडिचर, जो हमने डिस्कस किए 9 फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं बार बार बोलूंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये 4 खुद से करो, अप्रूव्ड कंसर्न से करवाओ। नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग MOA AOA, प्रिंटिंग MOA AOA, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कंपनी एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू पब्लिक इश्यू। ये लास्ट जो 5 डिस्कस किए वो खुद से करोगे, कोई भी कंसर्न से करवाओ तो उसको बोलेंगे फ्रेंड्स एलिजिबल एक्सपेंडिचर, जो 9 डिस्कस किए वो फ्रेंड्स। और आपको कंपेयर करना है एप्लीकेबल लिमिट।
लिमिट कितनी, उसको फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज लेट अस से इफ यू आर कॉर्पोरेट असेसी और इफ यू आर कंपनी, इंडियन कंपनी जिसको डिडक्शन अवेलेबल होता है, तो फ्रेंड्स आपकी लिमिट क्या होगी, इट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ये आपकी लिमिट एप्लीकेबल होगी। एंड लेट अस से रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी जो भी होंगे उनके लिए लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी, इट इज जस्ट एंड जस्ट 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो सिंपल, फाइनली क्या करना है हमको, विच एवर इज लोअर, मतलब 1 और 2, विच एवर इज लोअर, एंड जो ये लोअर आया उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स एज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। है कुछ ना, एकदम टाइम पास फ्रेंड्स, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन नौकार मटेरियल में इसके लिए हमारे पास है, उसको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। चलो फ्रेंड्स, हमारे नौकार मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स, डन एज ऑलवेज। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपने ट्राई किया हुआ है पहले खुद से। एक्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन बैंगलोर ऑन सितंबर 6, 2016। 16-17 में उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया है कंपनी का। इट कमेंसेस प्रोडक्शन ऑन 15 मार्च 2020, मीनिंग देयर बाय ईयर 1920 में इसका फ्रेंड्स प्रोडक्शन शुरू कर दिया कंपनी ने। The following expenses are incurred by company before commencement of business. बिजनेस कमेंस हुआ ना फ्रेंड्स, उसके पहले का ये एक्सपेंडिचर है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा 92,000। याद करो, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, इनकॉर्पोरेशन एक्सेट्रा 92,000। बोलो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के लिए ये एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, एब्सोल्युटली होगा फ्रेंड्स। ये रहा हमारा आंसर नंबर 6, नौकर मटेरियल का आंसर नंबर 6 फ्रेंड्स। एक्सपेंडिचर जो हमने इंकर किए हैं विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो आप देख सकते हो, दिस फ्रेंड्स 92,000 एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ओके, नंबर ए 92,000। चलो आगे देखो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट याद आया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट याद आया, एंड कंडक्शन मार्केट सर्वे एंड कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय टैक्स पेयर इटसेल्फ। बोलो चलेगा, यस। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज खुद से करो कि अप्रूव्ड कंसर्न से करवाओ, चलेगा। ये खुद से किया है, एलिजिबल फॉर डिडक्शन रुपीज 1,40,000। तो बी का जो हमारा 1,40,000 का एक्सपेंडिचर है वो भी एलिजिबल होगा फॉर द पर्पज ऑफ 35D का डिडक्शन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। सी चेक करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्क इज कैरिड ऑन बाय कंसर्न विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। फ्रेंड्स देखो, 4 एक्सपेंडिचर थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सर्वे। तो ये तो अप्रूव्ड कंसर्न से ही करवाना पड़ेगा कि खुद से करो, ये तो अदर दिन अप्रूव्ड कंसर्न से करवाए। तो डिडक्शन इज 130 का फ्रेंड्स, वी आर सो सॉरी, आपको अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो सी में क्या कर दूंगा, डैश, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। आगे चेक करो फ्रेंड्स, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा अंडर सेक्शन 35AD, अज्यूमिंग फॉलोइंग फिगर्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स and capital as on 31st March 2020, that is last day of year in which taxpayer starts production। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट का मतलब हुआ फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 55 lakhs। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फॉर फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट लेस देन 7 years। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 3 का टोटल हमारा बन जाता है फ्रेंड्स कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ये क्या फ्रेंड्स हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, 40 lakhs प्लस 12 lakhs प्लस 8 lakhs कम्स टू व्हाट, 60 lakhs बिकम्स व्हाट, अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। तो फ्रेंड्स ये लिमिट के लिए हमको काम आएगा। चलो पहले डिडक्शन कैसे कंप्यूट करना होगा फ्रेंड्स, इज नंबर ए एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 92,000 ऑफ रुपीज प्लस रुपीज 1,40,000, इट कम्स टू 2,32,000 ऑफ रुपीज। और हमको करना होगा नंबर बी एप्लीकेबल लिमिट। ओके, लिमिट कितनी होगी फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, इट इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट
और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ये हमारी एप्लीकेबल लिमिट होगी। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो चेक करो फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज 55 lakhs ऑफ रुपीज, उसका 5% कम्स टू व्हाट 2,75,000। तो 275 क्या बन गया फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 2,75,000 ऑफ रुपीज। व्हाट इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड, आप चेक करो शेयर कैपिटल ने, डिबेंचर्स ने, 60 lakhs इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, उसका 5% मीनिंग देयर बाय इट कम्स टू 3 lakhs ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स 3 lakhs हमारा क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करेंगे, विच एवर इज हायर, बोलो व्हाट सीम्स टू बी हायर, ऑब्वियसली 3 lakhs ऑफ रुपीज इज हायर। तो हमारी जो एप्लीकेबल लिमिट होगी वो कितनी हो गई 3 lakhs ऑफ रुपीज। डन। तो ए और बी क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर। तो व्हाट सीम्स टू बी लोअर, इट फ्रेंड्स 3,32,000, इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका डिडक्शन आप ऐसे क्लेम कर पाएंगे, विच इज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मीनिंग देयर बाय 2,32,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, डिडक्शन कितना मिलेगा 46,400 करंट ईयर में, विच इज व्हाट प्रीवियस ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट 4 ईयर्स के लिए ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। तो कुछ है खास, एकदम सिंपल फ्रेंड्स। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के बाद फ्रेंड्स अभी जो आगे के डिडक्शंस बहुत सिंपल, बहुत इजी, कंटेंट में बहुत कम, एकदम इजी फ्रेंड्स। देखो, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर VRS 35DD है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि एम्प्लॉयज़ को कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, देखो कि लेटर से एम्प्लॉय पहुंच जाता है 50 की एज के ऊपर, 55 की एज के ऊपर, तब उसका सैलरी पीक के ऊपर होगा, बिकॉज उसने कंपनी शुरू होगी 25 की एज के ऊपर, उसने कंपनी में लेटर से एम्प्लॉयमेंट लिया होगा 22 से लेकर 25 की एज के बीच में। सपोज वो कंटिन्यूअस एम्प्लॉय रहता 55 एज तक पहुंच जाता है, तो उसका स्केल बहुत बढ़ गया होगा। नंबर 2, ये जो भी लोग होंगे फ्रेंड्स उनके पास एक्सपीरियंस जबरदस्त होगा, बट शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड ना हो। एंड सपोज बैंकिंग सेक्टर है तो उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स बहुत आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी कंपनी के कोई भी बैंक क्या सोचे कि इन लोगों को वॉलंटरीली रिटायर होने का ऑप्शन दे, एक लमसम अमाउंट उनको पे कर दे, सो वो रिटायर हो जाए। तो कंपनी को क्या फायदा कि ये जो शायद टेक्निकली लेटर से इक्विप्ड ना हो सके, ओके, तो उनके सर्विसेज में कोई फर्क ना पड़े, एंड जो नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे वो यंग होगा, सैलरी कम चार्ज करेगा, कंपनी को फायदा, बैंक को फायदा। तो फ्रेंड्स उस इंटेंशन से बहुत बड़ी कभी एम्प्लॉयर ऐसा सोचेंगे कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को क्या ऑप्शन देंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सैलरी में भी इसका डिस्कशन आया होता तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो ये जो VRS जो दिया जाता है वो कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए क्या हुआ एक्सपेंडिचर, तो उसका डिडक्शन कंपनी कैसे क्लेम करेगी, उसका डिडक्शन कंपनी को कैसे मिलेगा। तो लॉ कहता है इसका डिडक्शन आपको मिलेगा, द अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल इज 1/5 of the amount paid for that previous year and the balance in 4 equal installment in the 4 immediately succeeding previous year। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमने कैसे अवेल किया, दैट इज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। सिमिलरली ये जो हमारा VRS का एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन भी आपको कैसे अवेलेबल होगा, इट इज फ्रेंड्स 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। बट फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, जिस साल में आप ये अमाउंट को पे करोगे उस साल से डिडक्शन आपका शुरू होगा। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। बोलो डिडक्शन कैसे मिलेगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो अकॉर्डिंगली आपका ये डिडक्शन गवर्न होगा। डन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स नंबर 12। मैंने पहले भी आपको बताया था टोटल 13 एक्सपेंडिचर्स है, 13 डिडक्शंस है जो परमिसिबल है, जो अलाउेबल है अंडर इनकम टैक्स। उसमें फ्रेंड्स जो 12 नंबर है ना उसमें 14 एक्सपेंडिचर। अरे सर अभी तो खत्म होने आया था, हम खुश थे कि 13 पॉइंट्स ही है, चलो 12 तक तो पहुंच गए, बट 12 में 14 अलग अलग एक्सपेंडिचर है। चिंता ना करो, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम लॉजिकल है, मजा आएगी फ्रेंड्स आपको। तो इट इज अदर डिडक्शन विच आर 14 एक्सपेंडिचर विच आर कवर्ड बाय व्हाट, सेक्शन 36। डन, चकाचक। चलो आओ जरा चेक करो, उसमें से फर्स्ट अभी एकदम छोटे छोटे कंटेंट फ्रेंड्स, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम मजा आएगी। इट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अभी देखो फ्रेंड्स, मेरे स्टॉक के लिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। फ्रेंड्स आपको आगे याद होगा हमने बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस पे किया था, याद है सेक्शन 30। हमने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर के लिए इंश्योरेंस पे किया था, याद है सेक्शन 31। फ्रेंड्स मैंने स्टॉक के लिए इंश्योरेंस पे किया, उसका क्या, उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा विच इज अंडर सेक्शन 36 विच इज अदर डिडक्शन। अलग अलग 14 एक्सपेंडिचर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एकदम छोटे छोटे एक्सपेंडिचर आप चेक कर सकते हो। इफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन आउट अगेंस्ट रिस्क
डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक और स्टोर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, द प्रीमियम मतलब प्रीमियम पेड इज व्हाट डिडक्टेबल। तो उसका जो भी आप प्रीमियम पे करोगे स्टॉक को लेटर से डैमेज होने के रिस्क से बचाने के लिए, स्टॉक तो नहीं बचेगा बट आपका फाइनेंशियल रिस्क कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आपका जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया होगा उसका आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। बोलो क्लियर, सिंपल। चलो आगे चेक करो। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी देखो फ्रेंड्स क्या होता है, लेटर से अमूल है, ओके तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे जो भी लोग होंगे वो अपने लेटर से वो अब काउ को क्या करेंगे, उनका टेक केयर करेंगे, उनको रियर करेंगे एंड उसमें से जो भी मिल्क का प्रोड्यूस आएगा वो अमूल को सबमिट करेंगे, अमूल उसको पेस्चुराइज करेगा, प्रोसेस करेगा एंड अलग अलग उसके जो भी कस्टमर्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो चेक करो, डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके तो ये क्या बनी फ्रेंड्स, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल इज कोऑपरेटिव, टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ कैटल। पता चला, तो ये कैटल की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, ओन्ड बाय मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल के जो भी लोग होंगे वो सब क्या बनेंगे, उसके मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके पास कैटल होंगे, इनका इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है, कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा, तो वो क्या क्लेम कर पाएगा, उसका डिडक्शन। बीइंग प्राइमरी सोसाइटी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मिल्क रिस्क बाय इट्स मेंबर्स टू सच फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल वर्ड में मेंबर क्या करेंगे, कैटल का रियरिंग करेंगे, रियरिंग इज टू टेक केयर, ओके वो लेटर से वो उसका मतलब अमूल जो भी है वो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे फॉर द लाइफ ऑफ कैटल, उसका डिडक्शन कौन क्लेम कर पाएगा, अमूल, व्हिच इज फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोलो डन, सिंपल है। दो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, वन इज फॉर स्टॉक के लिए जो भी मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन, एंड सेकंड इज फ्रेंड्स फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी कैटल की लाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। फ्रेंड्स देखो, एम्प्लॉयर कभी कभी बहुत अच्छे होंगे तो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे, अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया वो एम्प्लॉयर उसका क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। ओके पर यहाँ पे ध्यान ऐसा रखना है कि जब आप उसको एक्चुअल पे करोगे तब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। आप चेक कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट मोड कौन सा होना चाहिए, अदर देन कैश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हमको ध्यान में रखना है इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर डिडक्शन में। The clause seeks to allow deduction to employer in respect of premium paid by him by any mode of payment but other than cash। यहाँ पे always आपको ध्यान में रखना है पेमेंट मोड इज what, other than cash। Done। To effect or to keep in force insurance on the health of his employees। तो जो भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करेगा अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए उसका क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। सिंपल चकाचक आगे बढ़े। तीन तो इंश्योरेंस हो गए, फर्स्ट स्टॉक का इंश्योरेंस हुआ, सेकंड लेटर से गाय का इंश्योरेंस हुआ, भैंस का इंश्योरेंस हुआ, एंड नेक्स्ट आप चेक करो इट इज फ्रेंड्स हेल्थ इंश्योरेंस हुआ। जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए पेमेंट किया उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। चलो आगे बढ़ते हुए बहुत सिंपल बोनस कमीशन। फ्रेंड्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को के लेटर से उसके कोई भी पर्सन को बोनस पे करेगा, कमीशन का पेमेंट करेगा, उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। सिंपल है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस देना चाहूंगा, इट इज फ्रेंड्स रेफरेंस सेक्शन 43B। सर क्या है कि जब आप उसका फ्रेंड्स एक्चुअल पेमेंट करोगे ना, इसका आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तब जाके उसका डिडक्शन मिलेगा। ओके डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट। फ्रेंड्स देखो मैं खाली लेटर से ऐसा बोलूँ, हाँ मैं बोनस दूंगा, मैंने उसका प्रोविजन किया कि मैंने खाली बोनस लेटर से अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका जब मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा तब जाके उसका मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। बोलो क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मैंने बिजनेस पर्पस के लिए कोई कैपिटल बोरो की है, उसका जो भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स आपको ये भी पता है, मैंने डेप्रिसिएशन में कवर किया था, आपको याद हो तो, कि जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया है if it is let us say up to after, जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी के कोई भी असेट को पुट टू यूज किया उसके पहले का इंटरेस्ट होगा, उसको मुझे कैपिटलाइज करना होगा, उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, एंड जो आफ्टर होगा वो मुझे फुल एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होने वाला है। इफ इट इज अप टू असेट इज पुट टू यूज, एंड सेकंड क्या होगा, आफ्टर असेट इज पुट टू यूज। ओके
चलो बिफोर असेट इज पुट टू यूज, मतलब इफ इट इज इंटरेस्ट अप टू असेट इज पुट टू यूज, तो फ्रेंड्स उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, एंड उसके ऊपर फाइनली हमको क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन अंडर विच सेक्शन, बोल दो चलो फटाफट, 32। एंड फ्रेंड्स इफ इट इज असेट आफ्टर पुट टू यूज, तो फ्रेंड्स उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। आई थिंक एकदम सिंपल हो गया फ्रेंड्स ना। तो बोनस कमीशन आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट किया, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इफ इट इज बिफोर असेट पुट टू यूज, तो कैपिटलाइज करके उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करो। इफ इट इज आफ्टर असेट पुट टू यूज, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। बोलो चकाचक डन। चलो फर्स्ट 3 तो इंश्योरेंस प्रीमियम थे, तो 14 हम डिस्कस करने निकले हैं। फर्स्ट उसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया फॉर स्टॉक एक्सेट्रा। नेक्स्ट फ्रेंड्स लेटर से गाय भैंस के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया। नेक्स्ट अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, विच इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बट उसका पेमेंट अदर टाइम कैश होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम रेफरेंस ले सकते हैं, इट इज सेक्शन 80D, शायद आपने डिडक्शन देखा हो तो, बाकी हो तो चिंता मत करो, पर यहाँ पे रेफरेंस आएगा 80D। वहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको जो पेमेंट करना है, इट इज अदर देन कैश, विच इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं मेरे हेल्थ के लिए, मेरे लाइफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करूंगा, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए जब मैं लेटर से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करूंगा, उसका मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा सा रेफरेंस मैंने आपको बताया। बोनस कमीशन 43B के रेफरेंस के साथ एक्चुअल पेमेंट बेसिस के ऊपर उसके आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इफ इट इज बिफोर असेट पुट टू यूज, तो आपको कैपिटलाइज करके डेप्री क्लेम करना है। इफ इट इज आफ्टर असेट पुट टू यूज, तो फुल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप उसको क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अभी देखो व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, इट इज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। उसका मतलब ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि अब समझो कि लेटर से मेरा जो भी ऑफर प्राइस होगा और जो मेरा इश्यू प्राइस होगा वो क्या होगा पता है, इट वुड बी 80 रुपीज। एंड जो रिडम्पशन होगा ना फ्रेंड्स, रिडम्पशन इट वुड बी एट 100 रुपीज और इवन एट प्रीमियम 120 रुपीज। तो फ्रेंड्स जो डिफरेंस जो हो गया ना 20 रुपीज का, वो क्या हो गया पता है, मेरा डिस्काउंट। ओके, तो ये मुझे बेनिफिट मिलेगा और ये मेरा मुनाफा हुआ, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो इसको बोलेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इसके ऊपर कोई भी लेटर से मेथड का आपको कंपनी आपको कुछ पे करेगी ऐसा नहीं होगा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। बट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये जो डिफरेंस अवेलेबल हुआ वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, वो आपका मुनाफा हो गया। तो ये सपोज 20 रुपीज का डिस्काउंट कंपनी ने आपको ऑफर किया और कंपनी ने आपको इश्यू किया था 80 में, रिडम्पशन हुआ 100 में, तो कंपनी को तो 20 रुपीज का एसेस तो एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो कंपनी उसको कैसे क्लेम कर पाएगी एज ए डिडक्शन। लो कहता है जो ये जीरो कूपन बॉन्ड का जो टेन्योर था वो एग्जांपल के तौर पर 5 इयर्स का था, एग्जांपल के तौर पे वो टेन्योर 5 इयर्स का था, तो रिडक्शन कैसे मिलेगा, इट वुड बी 20 जो 5 साल के बाद रिडम्पशन करना है, डिवाइडेड बाय 5, मतलब 4 फर्स्ट ईयर में, 4 सेकंड ईयर में, 4 थर्ड ईयर में, 4 फोर्थ ईयर में एंड 4 फिफ्थ ईयर में। अकॉर्डिंगली आप उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। सिंपल वर्ड्स में आपका जो भी फ्रेंड्स लेटर से डिस्काउंट एलिमेंट होगा उसको नंबर ऑफ इयर्स में डिवाइड कर दो, उसका जो भी टेन्योर है बॉन्ड का, उसका जो भी लेटर से मैच्योरिटी पीरियड है उसको आप डिवाइड कर दो, एंड जो भी हमारे पास ये अमाउंट आएगी उसको आप एवरी ईयर क्लेम कर पाएंगे एज अ डिडक्शन। एकदम सिंपल, डन। चेक करो सेक्शन 36 प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। ये 20 रुपीज को हम बोल सकते हैं डिस्काउंट। ओके, pro rata basis having regard to period of life of bond to be calculated in the manner prescribed। इसका एग्जैक्ट एक क्वेश्चन भी है जो हम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे। अभी इंटरमीडिएट लेवल के लिए इतना हम ओवरऑल समझ ले कि हमारा जो भी डिस्काउंट होगा 20 रुपीज का, 5 इयर्स लाइफ ऑफ बॉन्ड होगा और उसका रिडम्पशन पीरियड होगा, तो फ्रेंड्स 20 डिवाइडेड बाय 5 44444 अकॉर्डिंग आपको क्या मिल सकता है, उसका डिडक्शन। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए 3 डिडक्शन एक साथ फटाफट। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर फंड्स। सिंपल वर्ड्स में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए, प्लीज बरोबर समझना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए कोई भी स्टाफ वेलफेयर स्कीम और कोई भी स्टाफ वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। सिंपल वर्ड्स में एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर ने कोई अदर फंड्स के लिए कंट्रीब्यूशन किया, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, उसके लिए मैं जो भी कंट्रीब्यूशन करूंगा उसका एज अ एम्प्लॉयर मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। बोलो सिंपल, एकदम चकाचक। तो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, अदर फंड्स में कंट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, तीनों तीन ऐसे ही है फ्रेंड्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम व्हिच इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD। शायद आपने डिडक्शन पढ़ लिया हो तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता होगा उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। सिंपल है फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में कोई भी प्रोविडेंट फंड के अदर फंड्स के लिए कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने
अपने एम्प्लॉय के लिए, इट इज अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन। नेक्स्ट अब चेक करो, amount received by assessee as a contribution from his employees towards their welfare fund to be allowed only if such amount is credited on or before due date। अभी देखो ये थोड़ा समझने जैसा पॉइंट है, ये थोड़ा समझने जैसा पॉइंट है। अभी देखो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, एम्प्लॉई, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। एम्प्लॉई जब भी कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, प्रोविडेंट फंड के कोई भी चीज के लिए जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा तो फ्रेंड्स वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए नहीं जाने वाला। आप समझे? 100 रुपये की बेसिक सैलरी है, उसमें से 10 रुपीज का एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, तो फाइनली क्या करेगा फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर उसको 90 रुपीज ही जो बैलेंस होगा ना उसका पेमेंट करेगा। आप समझे? ये बेसिक सैलरी है, उसमें से ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हुआ एंड जो बैलेंस 90 रुपीज हुआ ना फ्रेंड्स, उसको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाएगा हमारे एम्प्लॉई को। इतना समझे फ्रेंड्स? एकदम बेसिक चकाचक क्लियर। अभी क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आया ना, वो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा, एम्प्लॉयर वो फंड में डिपॉजिट करवाएगा। तो सिस्टम फ्रेंड्स ऐसी बनाई है कि जब एम्प्लॉय ये कंट्रीब्यूशन करता है, जो एसेट कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो एम्प्लॉयर उसको कम अमाउंट ही पे करेगा एंड बैलेंस 90 नहीं पे करेगा। आप समझे? ये 10 रुपीज जो एम्प्लॉय कम पे कर रहा है, सॉरी एम्प्लॉय को कम पे किए जा रहे हैं, वो लॉ ने क्या बोला कि वो एम्प्लॉयर की इनकम। बाप रे बाप, पता चला? बरोबर समझने का ट्राई करो। बेसिक सैलरी 100 रुपए की थी, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, इट इज 10 रुपीज का एंड बैलेंस 90 रुपीज का पेमेंट किसको किया गया, हमारे एम्प्लॉई को। डन। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सैलरी जो डेबिट करूंगा एज एक्सपेंडिचर, वो कितनी डेबिट करूंगा, 100 रुपीज, बिकॉज फाइनली आउटपुट तो 100 रुपीज का ही है। बट लॉ ने कैसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर को पैसे दिए, पता चला एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उतने कम पैसे दिए, मतलब अल्टीमेटली वो एम्प्लॉय के ही पैसे है ना, तो ये एम्प्लॉय के पैसे है एम्प्लॉयर के पास। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय के पैसे हैं एम्प्लॉयर के पास, तो वो इनकम, एम्प्लॉयर की वो इनकम। एंड जब ये पैसा फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर। चकाचक पता चला? वापस एक बार, 100 रुपीज बेसिक सैलरी है, 10 रुपीज को लेस किया, फाइनली कितना पेमेंट किया, बैलेंस 90 रुपीज का। ओके, अभी समझो ये जो एम्प्लॉय को हमने कम पेमेंट किया, वो एज ए एम्प्लॉयर मैंने एम्प्लॉय से रिसीव किया, वो मेरी इनकम, एंड जब उसको मैं डिपॉजिट करूंगा वो मेरा क्या माना जाएगा, एक्सपेंडिचर। डन। तो ये एक्सपेंडिचर अलाउंस की बात फ्रेंड्स यहां पे हो रही है, विच इज अमाउंट रिसीव्ड बाय असेसी एम्प्लॉयर एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। पता चला? 10 रुपीज जो मैंने उसको कम पे किया वो मैंने रिसीव किया एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिम, तो एम्प्लॉय से मैंने जो रिसीव किया वो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, वो मेरी इनकम मानी जाएगी। एंड फ्रेंड्स लेट अस से टुवर्ड्स स्टाफ, टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, एंड टू बी अलाउड ओनली इफ सच अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। मतलब वो जो ऑन और बिफोर ड्यू डेट में डिपॉजिट कर देता हूं, जो भी फंड की और उसकी ड्यू डेट होगी उसके पहले मैं उसको डिपॉजिट कर दूंगा, उसका मैं यहां पे क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। और पता चला? तो ये 10 रुपीज का मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाने वाला है, डिडक्शन। तो 10 रुपए मेरी इनकम, उसके सामने ये मेरा उसका डिपॉजिट के टाइम एक्सपेंडिचर। आई थिंक यू आर एग्जैक्टली गेटिंग माई पॉइंट वर्ड टू वर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स जो भी कंट्रीब्यूशन किया प्रोविडेंट फंड के टुवर्ड्स, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ। और ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्यों लिखा, आप समझ गए कि पहले मैंने जब उसको कंट्रीब्यूशन उसको कम पेमेंट किया होगा, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन उसको रिड्यूस करके मैंने बैलेंस अमाउंट पे किया होगा, तो वो मेरी इनकम मानी जाएगी। एंड फ्रेंड्स जब उसको मैं डिपॉजिट करूंगा गवर्नमेंट का अकाउंट में, डिपॉजिट करूंगा फंड्स में, तब उसका यहाँ पे मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। बोलो सिंपल, चकाचक, आगे बढ़े लाइफ में। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 गो। इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी मैंने पे किया स्टॉक के लिए, डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, गाय भैंस के लिए जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट किया अमूल ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, उसका वो डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट किया गया उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, और पेमेंट हैज टू बी अदर देन कैश, इतना हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बोनस कमीशन होगा 43B के हिसाब से, जब उसका हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे उसके बेसिस पे उसका हम क्या क्लेम कर पाएंगे, रिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इफ लेट अस से इट पर्टेन्स टू पीरियड बिफोर असेट इज पुट टू यूज, उसको हम कैपिटलाइज करके उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। एंड इफ इट इज आफ्टर असेट इज पुट टू यूज, उसका हम क्या क्लेम कर पाएंगे, पूरा डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, इश्यू प्राइस हमारी 83, रिडम्पशन पॉइंट 100 थी, जो 20 रुपए का डिस्काउंट होगा उसको 5 साल में 4 4 4 4 4 अलाउड
allowed as deduction. नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अदर फंड्स. लेट अस से एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा स्टाफ वेलफेयर फंड में, लेट अस से एटीसीसीडी के पेंशन स्कीम में जो भी इन्वेस्ट करेगा और जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन. एंड जो एम्प्लॉय से रिसीव हुआ होगा वो पहले मेरी यहाँ पे इनकम मानी जाएगी एंड जब उसको मैं डिपॉजिट करूंगा उसका मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन. बोलो क्लियर, आगे बढ़े फ्रेंड्स. नेक्स्ट होगा अलाउंसेस फॉर एनिमल्स. बहुत गजब पॉइंट है, चलो समझाता हूँ फ्रेंड्स. देखो क्या हुआ अभी फ्रेंड्स. सपोज मैं नौकर में पढ़ाने के लिए आता हूं, तब अभी एज ऑफ नाउ व्हीकल लेके आता हूं, ओके. बट सपोज मैंने नौकर आने जाने के लिए, मतलब घर से नौकर, नौकर से घर आने जाने के लिए सपोज मैंने हॉर्स परचेस किया, पता चला. तो घर से तबड़क 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 करके मैं नौकर पहुंचूंगा, वहां पे लेक्चर लूंगा, लेक्चर डिलीवर करूंगा एंड वापस नौकर से घर आऊंगा तबड़क 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 के ऊपर. हॉर्स परचेस किया. कितना परचेस किया, प्रीमियम घोड़ा था, 2 करोड़ का घोड़ा परचेस कर दिया. 5 साल हो गए, कोई बाहर मेरे पास आया कि घोड़ा बेचना है. मैंने बोला, मैं थक गया था घोड़े से, तो मैंने क्या बोला, ठीक है घोड़ा ले लो, ओके. मैंने बोला अच्छे से उसकी संभाल रखना, मेरा भाई जैसा है, मेरा छोटे बेटा जैसा है, तो उसका एकदम ख्याल रखना. उसने बोला हाँ, मुझे विश्वास था कि वो प्रॉपर उसको केयर करेगा फ्रेंड्स. तो फाइनली मैंने 1 करोड़ में वो घोड़ा बेच दिया. मेरी परचेस प्राइस थी 2 करोड़, मेरी सेल्स प्राइस कितनी हो गई, 1 करोड़. तो फ्रेंड्स लॉ ने क्या बोला कि ये 1 करोड़ का जो तुम्हारा बैलेंस हुआ ना, वो तुम्हारा खर्चा हुआ, उसका यहाँ पे एक्सपेंडिचर तुम क्लेम कर पाएंगे एज अ डिडक्शन. चेक करो, द अमाउंट ऑफ अलाउंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट, जिस अमाउंट से मैंने हॉर्स को परचेस किया था, ऑफ द एनिमल, एंड द प्राइस रियलाइज्ड ऑन द सेल, प्राइस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एनिमल्स themselves और their carcasses. मतलब वो लेटर से वो बेचारा एग्जांपल के तौर पे मर जाता है, तो उसके जो carcasses पता है ना, हाड़ पिंजर जो भी होगा, उसको सेल करने से जो भी शायद मुझे प्राइस रिसीव होगी उसको लेस करने के बाद जो भी मेरे पास बैलेंस अवेलेबल होगा उसका मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन. बोलो क्लियर, चकाचक. आई थिंक एकदम सिंपल. तो फ्रेंड्स मेरा एक्चुअल कॉस्ट एंड जो प्राइस मैंने सेल करने से रियलाइज की, उस दोनों का डिफरेंस 1 करोड़ रुपीज जो भी आया उसका यहाँ पे क्या मुझे मिलने वाला है, डिडक्शन. एकदम सिंपल. उसको बोलेंगे अलाउंसेस फॉर एनिमल्स. डन. बिकॉज हमने आगे डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, लैंड एंड लाइव स्टॉक के ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं होता फ्रेंड्स, ओके. 2 असेट ऐसी है ऑन विच आई कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन इवन इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. वन ऑफ इट इज व्हाट, लाइव स्टॉक. आई एम नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, लेट अस से डेप्रिसिएशन. सो लॉ ने उसका मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया कि जो मेरी परचेस प्राइस होगी उसमें से सेल्स प्राइस का जो भी डिफरेंस निकलता होगा, उस दोनों का डिफरेंस को मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा, एज अ डिडक्शन. बोलो क्लियर, आगे बढ़े चकाचक. चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स बैड डेट्स. फ्रेंड्स सपोज मैंने आपको क्रेडिट के ऊपर सेल किया, तो आप मेरे कौन बने, डेटर. 1 लाख का मैंने आपको सेल किया था, तो यू आर डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख. फ्रेंड सपोज आपने मुझे 30,000 का पेमेंट नहीं किया, सपोज आपने मुझे 50,000 के 70,000 का पेमेंट नहीं किया, लेट अस आपने मुझे 30,000 रुपीज का पेमेंट नहीं किया, तो वो मेरी क्या हुई, बैड डेट्स. बोलो मेरी क्या हुई, बैड डेट्स. जो मेरी बैड डेट्स हुई उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन. एकदम सिंपल. डन. डेटर मेरे 1 लाख रुपए के थे एंड जो आपने मुझे लेटर से पेमेंट नहीं किया टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30,000, तो उसका मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन एज अ बैड डेट्स. कुछ कंडीशंस है जो हमको फुलफिल करनी होगी. नंबर 1, debts or loans should be in respect of business which has been carried on by the assessee during the relevant previous year. मतलब ये जो भी लोन है कि जो भी डेटर आप मेरे हो वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. मैंने आपको पर्सनल बेसिस के ऊपर लोन दिया, आप मेरे फ्रेंड थे, रिलेटिव थे, आप मेरे एकदम खास दोस्तार थे, मतलब फ्रेंड थे, एंड मैंने आपको लेटर से टेम्पररी बेसिस के ऊपर लोन दिया था एंड आप मुझे रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो इट इज नॉट माई बैड डेट्स ऑफ बिजनेस, इट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर और इट इज पर्सनल बैड डेट्स. जो बिजनेस बैड डेट्स होगा उसका हम यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन. नेक्स्ट अब चेक करो, द डेट should have been taken into account in computing income of the assessee. जबरदस्त. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेटर मुझे रीपेमेंट लेटर से मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है उसको मैंने एज ए इनकम बुक किया होगा. तो जब मैंने सेल किया होगा तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, इट इज डेटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट. तो ये मैंने जनरल एंट्री पास की होगी एंड अकॉर्डिंगली उसको मैंने बुक किया होगा, इनकम के तौर पे बुक किया होगा. एंड फ्रेंड्स, एंड जब आप मुझे अभी रीपेमेंट नहीं करोगे तो उसका जो भी बैड डेट्स एलिमेंट होगा उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन. बोलो क्लियर, वापस एक बार पढ़ो. द डेट्स शुड हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द असेसी of the previous year in which such debt is written off. जिस साल में आपने डेट को रिटर्न ऑफ किया
or of the earlier previous year or should represent money lent by the assessee in ordinary course of his business of banking or money lending. सिंपल वर्ड्स में जो मैंने डेटर को पहले एज अ इनकम बुक किया है एंड वो डेटर जो मुझे रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो मेरा जो बैड डेट्स एलिमेंट है उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। आई थिंक एकदम सिंपल। फ्रेंड्स पहले ऐसा था कि आपका जो बैड डेट्स हुआ है ना वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये डेट्स मुझे नहीं मिले हैं और ये लेटर से रियल टर्म्स में मुझे बैड डेट्स हुई है, डेटर ने मुझे पेमेंट नहीं किया है, ऐसा मुझे पहले प्रूव करना पड़ता था। अभी वो प्रूफ वाला पॉइंट निकल चुका है, वो प्रूफ वाले जो भी रिलेवेंट प्रोविजन थे वो एबोलिश हो चुके हैं। अभी मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि डेटर मेरे बैड हो चुके हैं। स्ट्रेट अवे जो भी डेटर मुझे पेमेंट नहीं करेगा उसको मैं बुक करूंगा मेरे अकाउंट में। क्या बुकिंग करूंगा फ्रेंड्स आपको पता है उसकी जनरेटर क्या पास होगी, इट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डेटर अकाउंट, एंड अकॉर्डिंगली मुझे उसका क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। सिंपल, चकाचक, रेडी, ओके। तो बैड डेट्स इज एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। फ्रेंड जब ये बैड डेट्स आपको वापस आएगी तब क्या होगा, तब इट विल बी एलिजिबल और इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, योर इनकम। बिकॉज फ्रेंड्स देखो जब आपकी बैड डेट्स हुई थी आपने यहाँ पे डेबिट किया था एज एक्सपेंडिचर, तो जब आपको वो रिकवर होगी, जब आपको वो बैड डेट्स रिकवर होगी उसका यहाँ पे एज अ बैड डेट्स रिकवरी आप उसको टैक्सेबल करने वाले हो। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, डन, सिंपल है। चलो एक जोरदार बात आपको बता दूं फ्रेंड्स मैंने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रीवियस ईयर 7-8। प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। मेरा 7-8 का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स मेरा बैड डेट्स हुआ, कितना हुआ, डेट इज 4 लाख का। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर ने अलाउ कितना किया पता है, अलाउ किया खाली 3 लाख ऑफ रुपीज। बरोबर समझने का ट्राई करो। कोई रीजन से उसने डिसअलाउ किया होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली अलाउ कितना था मुझे इनकम टैक्स में, 3 लाख रुपीज। अभी सपोज ये बैड डेट्स मुझे रिकवर होते हैं कोई सब्सिक्वेंट ईयर में, सपोज मुझे बैड डेट्स रिकवरी हुई एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस ईयर 17-18 में ये बैड डेट्स की रिकवरी होती है, ये बना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड कितने बैड डेट्स रिकवर हुई, एग्जांपल के तौर पे पूरी बैड डेट्स रिकवर होगी, दैट इज 4 लाख ऑफ रुपीज। डन, बरोबर समझने का ट्राई करो। छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू बरोबर प्रोविजंस को हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। फ्रेंड्स देखो माय फाइनल बैड डेट्स वाज 4 लाख रुपीज, बट मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कितना करता है, खाली 3 लाख ऑफ रुपीज। 1 लाख अलाउ ही नहीं किया, 1 लाख अलाउ नहीं किया, मुझे डिडक्शन। नाउ व्हाट इज तकलीफ, ये बैड डेट्स जब रिकवर हुई ना 4 लाख, तो उसमें से टैक्सेबल कितनी होगी, बैड डेट्स रिकवर होगी वो टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज टैक्सेबल बिकॉज बैड डेट्स क्या है, मेरा डिडक्शन। तो बैड डेट्स रिकवरी विल बी व्हाट, माय इनकम। सिंपल, बैड डेट्स मेरा डिडक्शन एज अ एक्सपेंडिचर, तो बैड डेट्स रिकवरी वुड बी व्हाट, माय इनकम। एकदम सिंपल। व्हाट इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज माय प्रॉब्लम कि ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा 17-18 में, जब आप ये बैड डेट्स रिकवरी को बुक करना चाहोगे, जब आप बैड डेट्स रिकवरी को कंप्यूट बुक करते हो, तब मेरी इनकम कितनी, व्हाट वुड बी माय इनकम। लॉ कहता है देख स्मिथ तुझे 3 लाख अलाउ हुआ था ना, तो यहाँ पे 3 लाख ही तेरी इनकम होगी, यहाँ पे 4 लाख इनकम होने वाली नहीं है। बिकॉज व्हाट वाज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन वाज जस्ट ₹3 लाख। तो ये 3 लाख के सामने 3 लाख ये मुझे यहाँ पे टैक्सेबल होने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऐसा है, 1 लाख रुपए की बैड डेट्स रिकवर होती, 1 लाख रुपए की बैड डेट रिकवर होती, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। बिकॉज जो मेरी 4 लाख की बैड डेट्स है जिसमें से 3 लाख अलाउ किए, 1 लाख डिसअलाउ किए, तो फ्रेंड्स 1 लाख पहले मैं किसके सामने सेट ऑफ करूंगा, जो मेरे डिसअलाउ किए थे, जो मुझे अलाउ नहीं किए गए थे। आप समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये 4 लाख का आपका टोटल सॉरी बैड डेट्स था, उसमें से अलाउड कितना था 3 लाख, डिसअलाउड कितना था 1 लाख। आप समझ रहे हो ना। 4 लाख में से 3 लाख वाज अलाउड, 1 लाख वाज नॉट अलाउड। अभी सपोज मुझे रिकवरी 1 लाख रुपए की होती है, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली मैं इसके सामने उसको सेट ऑफ करने का ट्राई करूंगा। जो भी मेरी बैड डेट्स रिकवरी है वो मैं यहां पे अपोर्शन करूंगा, वो मैं यहां पे मेंशन करूंगा। तो फ्रेंड्स जब मैंने उसको यहां पे ट्रीट किया और उसका ट्रीटमेंट मैंने यहां पे कंसीडर किया, तो फ्रेंड्स ये 1 लाख रुपए तो डिडक्शन मुझे मिला ही नहीं था, तो टैक्सेबिलिटी कैसी, देयर इज नो टैक्सेबिलिटी फॉर ₹1 लाख। हाँ 1 लाख के एडिशन में उसके बाद मुझे 2 लाख मिले टैक्सेबल, 3 लाख पूरे मिल गए वो भी टैक्सेबल। अधिक हम समझ रहे हो मेरा छोटा सा पॉइंट। ओके, तो बैड डेट्स जो आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हुआ होगा, तो उसकी जो रिकवरी होगी उसका यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टैक्स स्टेटमेंट एज टैक्सेबल। चकाचक, एकदम रेडी। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑन फैमिली प्लानिंग बाय कंपनी। बढ़िया हम शुरू करें फ्रेंड्स, बस अभी लिस्ट खत्म होने आया है, आप चेक करो तो बस 3 ही पॉइंट बाकी। बाप रे बाप, 11 पॉइंट्स हमने खत्म कर दिया। छोटे छोटे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मैंने भी पहले भी आपको बताया। डन, चलो शुरू करते हैं। हमारा अदर डिडक्शन, अलग अलग फॉरेन एक्सपेंडिचर को हमने समझने का ट्राई किया। सॉरी फ्रेंड्स, उसमें से फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम।
जो हमने स्टॉक के लिए पे किया उसका हम क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। नंबर 2 फ्रेंड्स होगा फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी लेटर से कैटल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेंगे उसका हम क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। नेक्स्ट होगा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेगा उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, पेमेंट हैज टू बी व्हाट, अदर देन कैश, कैश के अलावा आपको पेमेंट करना है, इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स बोनस कमीशन, जिसका आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करोगे तब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन 43B के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इफ इट इज पीरियड प्रायर टू असेट इज पुट टू यूज तो उसको कैपिटलाइज करके उसका डैप क्लेम करेंगे इफ इट इज आफ्टर फुल अलाउड डिडक्शन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स जीरो कूपन बॉन्ड का जो भी डिस्काउंट एलिमेंट होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बॉन्ड के लिए उसको हम डिवाइड करके उसका हम डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स कोई भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, प्रोविडेंट फंड, अदर फंड, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। नेक्स्ट होगा एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स पेंशन स्कीम, डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया है वो पहले मेरी इनकम, ध्यान से, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है वो पहले मेरी इनकम, जब उसको मैं डिपॉजिट करूंगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट एज एम्प्लॉयर उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। बाद में अलाउंसेस फॉर एनिमल, मैंने परचेज किया था घोड़ा 2 करोड़ में, बेचा 1 करोड़ में, जो 1 करोड़ का बैलेंस नेगेटिव अमाउंट है वो मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स बैड डेट्स अलाउड एज डिडक्शन, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है बट उस डेटर को मैंने एज ए इनकम के तौर पे बुक किया होगा तब जाके उसका बैड डेट्स मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स जब बैड डेट्स रिकवरी होगी वो रिकवरी अमाउंट को क्या करने वाला है, टैक्स सेबल। बोलो क्लियर, चकाचक, कंफर्टेबल, ओके। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय कंपनी। ध्यान में ऐसा रखना है फ्रेंड्स, ये जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है इसका नेचर क्या होगा वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अब एकदम मैच्योर्ड इंटर लेवल के ऊपर आ चुके हो, जब आपने देखा है फ्रेंड्स। तो ये जो भी फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर होगा वो खाली असेसी कौन होगा पता है, कंपनी, तब जाके उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। मतलब इफ यू आर असेसी बीइंग अ कंपनी देन एंड ओनली देन इट इज एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। इफ इट इज असेसी अदर देन कंपनी ये डिडक्शन सो सॉरी फ्रेंड्स आपको अलाउ होने वाला नहीं है। तो इफ यू आर असेसी बीइंग अ कंपनी एंड फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है तब जाके डिडक्शन आपको अलाउ होगा। फ्रेंड्स ये फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज फ्रेंड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा इट इज फ्रेंड्स फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन, वो आपको फुल अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ योर एम्प्लॉइज तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आएगी इसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा बताओ, इट इज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा एज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। डन, फैमिली प्लानिंग खाली ध्यान में रखना है, खाली असेसी बीइंग अ कंपनी कोई डिडक्शन का बेनिफिट अवेलेबल है, रेवेन्यू होगा तो फुल्ली अलाउड कोई चिंता नहीं, एंड कैपिटल होगा तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। डन, एक जोरदार बात, खाली आपको फ्रेंड्स मैं ना फाइनल में जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर पढ़ाता हूँ ना तब ये बात डिस्कस करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये नया लगता है, बट आपको जब मैं वो चैप्टर डिस्कस करूँ सीए फाइनल में तब नया नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स मुझे बताओ, सपोज माई प्रॉफिट इज देयर बिफोर डेप्रिसिएशन, माई प्रॉफिट इज बिफोर डेप्रिसिएशन, लेट अस से 100 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स मेरा डेप्री एलिमेंट कितना है, लेट अस से 250 का, ओके। तो मेरे पास जो नेगेटिव 150 बचा वो मैं क्या समझू फ्रेंड्स, जो नेगेटिव 150 है वो क्या समझू, वेदर इज बिजनेस लॉस, ना इट इज नॉट माय बिजनेस लॉस, इट इज व्हाट, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। रेडी, चकाचक, समझ में आया। सिमिलर एग्जांपल हमने आगे भी कंसीडर किया था जब हमने डिस्कस किया था सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। फ्रेंड्स माय प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, माय प्रॉफिट वाज व्हाट, लेट अस से 100 रुपी, ओके। तो मेरा जो डिडक्शन था अंडर सेक्शन 35 वो एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस इट इज 500 ऑफ रुपीज, बट ये डिडक्शन जो है ना फ्रेंड्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको। जो नेगेटिव मेरे पास 400 बचेगा वो क्या होगा, इट इज नॉट माय बिजनेस लॉस, इट इज व्हाट, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ
साइंटिफिक रिसर्च। पता चला, इट इज अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च 400 रुपीज। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इट इज सेम एज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, कोई भी इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे एक्सेप्ट सैलरी। कुछ गजब बात फैमिली प्लानिंग के बारे में, मतलब उसके सेटअप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जबरदस्त ध्यान। अभी देखो फ्रेंड्स, सपोज मैं प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं जो बात करूंगा यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली फ्रेंड्स, माय प्रॉफिट्स बिफोर फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब 1/5 जो इस साल में अलग होगा वो। इन टोटल सपोज 100 रुपीज हुआ तो 20 20 20 20 20, तो इस साल का मेरा जो प्रॉफिट है वो लेटर से 200 रुपीज है। एंड मेरा फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1/5 होके आया है वो कितना है, लेटर से फ्रेंड्स 700 रुपीज है। ओके, जो 500 रुपए नेगेटिव बचे ना फ्रेंड्स, तो दैट इज नॉट माई बिजनेस लॉस, इट इज वॉट, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग। पता चला फ्रेंड्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू होता ना, सपोज ये 700 रुपए रेवेन्यू होता तो 500 रुपए मेरा क्या हो जाता, इट वुड बी माय नॉर्मल बिजनेस लॉस, 500 रुपी वुड बी माय नॉर्मल बिजनेस लॉस। फ्रेंड्स एज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का है, ये जो 500 रुपए मेरे हो गए वो क्या हो गए फ्रेंड्स, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू साइंटिफिक इन रिलेशन टू फैमिली प्लानिंग। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सेम एज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स ऐसे आप चेक करने के लिए जाओ तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के दो ब्रदर कौन से, इट इज अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इट इज अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो क्लियर, एकदम चकाचक, डन है। चलो मैं शुरू करता हूं। फैमिली प्लानिंग कंपनी इंकर करेगी एक्सपेंडिचर तो रिडक्शन अवेलेबल होगा। रेवेन्यू फुल्ली अलाउड कैपिटल होगा, इट इज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एंड 2 बच गए, इट इज डिडक्शन इन रिलेशन टू एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड इज नेक्स्ट इज कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका डिडक्शन इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है। फ्रेंड्स जो हेड कैपिटल गेन होता ना तो ये डिडक्शन नहीं मिलता फ्रेंड्स। ओके, बट ये पीजीबीपी हेड है तो वो स्पेसिफिकली आपको अलाउ करता है ये डिडक्शन इन रिलेशन टू एसटीटी सीटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन फ्रेंड्स हेड पीजीबीपी आपको अलाउ करता है। डन। एंड लास्ट हमारा जो 13 नंबर होगा, इट इज फ्रेंड्स रेसिड्यूरी एक्सपेंसेस सेक्शन 37 लेट अस से सब सेक्शन 1। ओके, देखो फ्रेंड्स अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया अलग अलग डिडक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर की है विच आर परमिसिबल एज डिडक्शन। एक फास्टेस्ट ओवरव्यू लेना हो फ्रेंड्स तो हम ऐसा ले सकते हैं, विच इज लेटर से फर्स्ट हमने शुरू किया था इन रिलेशन टू बिल्डिंग का जो भी रेंट टैक्सेस रिपेयर्स इंश्योरेंस का पेमेंट किया होगा उसका हमको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। रिपेयर्स कैपिटल नेचर का होगा तो डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड फ्रेंड्स रेवेन्यू नेचर का होगा तो फुल अलाउड एज डिडक्शन। बिजनेस पर्पस के लिए होगा उतना डिडक्शन आपको अलाउ होगा, पर्सनल पर्पस का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो भी हमारा प्लांट मशीनरी फर्नीचर होगा उसका जो भी रेंट्स लेट से इंश्योरेंस हमने जो रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस जो भी हमने पे किया उसका डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। रेंट का 37(1) में अवेलेबल होगा, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स इन रिलेशन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेयर्स का होगा तो वो उसको डेपरी अवेलेबल होगा, उसको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। सेक्शन 32 इन डेप्थ हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, आपको पता ही है, उसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया इस शीट में। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सेक्शन 32 एडी 4 स्टेट्स है हमारे पास जो आप जानते हो, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। इस स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आपने अपना यूनिट एस्टैब्लिश किया है, प्लांटेज मशीनरी आपने परचेस की है, न्यू प्लांटेज मशीनरी परचेस की है, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का आप वहां पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च का इन डेप्थ हमने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू डिस्कशन किया। नेक्स्ट था इन रिलेशन टू 35 एडी अलग अलग फॉरेन बिजनेसेस हमारे पास अवेलेबल है, जो आप फॉरेन बिजनेस अब स्टार्ट करोगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा विद अ स्मॉल नेगेटिव लिस्ट ऑफ गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैंड। तो ये डिडक्शन आपको अवेलेबल था फ्रेंड्स। ओके, बाद में हमने डिस्कशन किया इन रिलेशन टू 35 CCA विच इज रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन देंगे उसका आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स जो आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हो इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो आपको 150% का वेटेड डिडक्शन, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 35D आपका जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 9 एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किए थे,
प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बाद में सॉरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लेटर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये असेसी खुद से करे, अप्रूव्ड कंसर्न से करवाए तो डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। एंड नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था आगे के 5 एक्सपेंडिचर, लेटर से लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए एओए, प्रिंटिंग एमओए एओए, बाद में रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कंपनी, एंड लास्ट वाज एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू पब्लिक इश्यू। तो ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और आपको कंपेयर करना था एप्लीकेबल लिमिट, जो कंपनी होगा तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ये हमारी लिमिट होगी। अदर लेटर से कंपनी के अलावा रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी होंगे तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारी लिमिट थी। क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एप्लीकेबल लिमिट विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर आया उसका डिडक्शन हम क्लेम करेंगे एज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। डन, तो ये डिडक्शन हमको अवेलेबल था एज सच। बाद में डिस्कशन किया वीआरएस, डिडक्शन आपको मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, जिस साल आप उसको पे करना शुरू करोगे वहां से आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा। बाद में जो 14 एक्सपेंडिचर हमने सेक्शन 36 में डिस्कस करना शुरू किया, फर्स्ट 2-3 तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में था, स्टॉक का इंश्योरेंस हमने लिया, अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब अमूल गाय भैंस के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेगी, अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेगा, अलाउड एज डिडक्शन, बट पेमेंट मस्ट बी अदर देन कैश। कैश होगा तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। बोनस कमीशन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब आप उसको पे करोगे 43B के हिसाब से, तब जाकर उसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल अगेन अलाउड एज डिडक्शन, अप टू पुट टू यूज होगा असेट तो उसको कैपिटलाइज करके उसका डेप्री क्लेम कर सकते हो। आफ्टर पुट टू यूज होगा तो फुल डिडक्शन आप उसका क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जो भी डिस्काउंट पोर्शन होगा, जो भी डिस्काउंट एलिमेंट होगा, उसको जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपका बॉन्ड होगा उतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए उसको हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट होगा कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए, स्टाफ वेलफेयर स्कीम के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसका भी डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, पहले एम्प्लॉयर की इनकम, बाद में जब भी वो डिपॉजिट करवाएगा ऑन बिफोर ड्यू डेट, उसका वो क्या क्लेम कर पाएगा, डिडक्शन। अलाउंस फॉर एनिमल 2 करोड़ का मैंने घोड़ा परचेस किया, 1 करोड़ में बेच दिया तो 1 करोड़ आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। बैड डेट्स, जो मैंने डेटर को बुक किया है इनकम के तौर पे, तो जो सपोज वो मुझे नहीं पे कर रहा है तो वो मेरा बैड डेट्स हो गया, उसका मैं डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा। एंड बैड डेट्स रिकवरी साइमल्टेनियस क्या होने वाली है, टैक्सेबल। फैमिली प्लानिंग कंपनी एक्सपेंडिचर इनकर करे तो डिडक्शन अवेलेबल होगा। रेवेन्यू फुली अलाउड, कैपिटल का मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, अकॉर्डिंगली आपको ये डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट आएगा एसटीटी फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन। एंड लास्ट परमिसिबल डिडक्शन में इट इज रेसिड्यूरी एक्सपेंडिचर व्हिच इज सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। फ्रेंड्स देखो, कंपनी ने बरोबर और कोई भी एम्प्लॉयर ने, ओके, असेसी ने अपने वहां पे जो भी गेस्ट्स आते हैं उनको, और अपने वहां पे जो भी कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंटेल आते हैं, उनको सर्व करने के लिए लेट अस से फैंटा मंगवाई। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, फैंटा मंगवाई उनको सर्व करने के लिए। चलो कुछ नाश्ता मंगवाया, क्लाइंट के लिए नाश्ता मंगवाया, खुद के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, क्लाइंट के लिए नाश्ता मंगवाया, तो क्या इसका डिडक्शन सॉरी फ्रेंड्स, क्या इसका डिडक्शन असेसी क्लेम कर पाएगा? आगे कोई जगह पे फैंटा डिस्कस की, सो तो मैंने एक बार फास्टेस्ट रिवाइज कर दिया आपको, रिवाइज करवा दिया आपको कि पता चले कि फैंटा कोई जगह पे कवर्ड नहीं है। स्नैक्स आगे कोई जगह पे कवर्ड हुए ना, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिजनेस पर्पस के लिए है। चलो लेट अस से और कुछ बात करें तो फ्रेंड्स, मैंने एम्प्लॉई, चलो हाँ, एम्प्लॉई जो था ना फ्रेंड्स, मेरा एम्प्लॉय, उसको कोई एग्जांपल के तौर पे डिसीज हुआ और वो बेचारा बिजनेस पर्पस के लिए कोई जगह पे जा रहा था, तो अनफॉर्चुनेट उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने उसको हॉस्पिटलाइज किया। जो भी खर्चा मेडिकल का है ना, मेडिकल एक्सपेंडिचर, वो मैंने बेयर किया, असेसी ने बेयर किया, बिजनेस ने बेयर किया। पता चला? तो फ्रेंड देखो, उसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे का रिडक्शन मिल जाएगा, बट सपोज मैंने प्रीमियम नहीं पे किया, मैंने उसके इंश्योरेंस नहीं लिया, जो रियल मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है वो मैंने बेयर किया, तो डिडक्शन मिलेगा मुझे। क्वेश्चन पता चला? तो ये सारे डिडक्शन तो आगे कोई जगह पे कवर्ड ही नहीं है। चलो मैंने क्लीनिंग करवाया, दिवाली थी तो मैंने पूरे बिजनेस प्रीमाइसेस को क्लीन करवाया, तो ये जो मैंने खर्चा किया बिजनेस प्रीमाइसेस को क्लीन करने का, आगे 12 पॉइंट्स पढ़ ले, कोई जगह पे आया ही नहीं, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा मुझे उसका। फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एक्सपेंडिचर, ये सारे डिडक्शंस हमको कहां पे मिलेंगे पता है? इट इज सेक्शन 37। कैसे? देखो, एक जनरल जो नाम ही देखो, रेसिड्यूरी एक्सपेंसेस, ये सारे रेसिड्यूरी एक्सपेंसेस है, ये सारे जनरल एक्सपेंसेस जो आप चेक कर सकते हो। लॉ ने क्या बोला पता है? ABCDEFGH, ये जो भी कंडीशंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये
8 कंडीशंस साइमल्टेनियसली आप मतलब सारे कंडीशंस जो आप फुलफिल कर देते हो तो वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको 37 में अवेलेबल हो जाएगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्लाइंट के लिए फैंटा मंगवाओ, स्नैक्स मंगवाओ, एम्प्लॉय का मेडिकल एक्सपेंडिचर, क्लीनिंग, ऐसा तो फ्रेंड्स ढोकला बंद हजारों एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। मैं तो खाली 4 आपको बताया, हजारों के नंबर्स में एक्सपेंडिचर अलग 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 नेचर के हो सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें से जो आप 8 कंडीशंस सेटिस्फाई करोगे तो आपको ये डिडक्शन डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होगा। कौन सी कंडीशंस है अब जरा चेक करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 to 36। मतलब आगे जो हमने लिस्ट पढ़ा 30 to 36 वहां पे ये एक्सपेंडिचर कवर होना चाहिए नहीं। जैसे मैंने आपको बताया फैंटा क्लाइंट के लिए लाया, आगे नहीं कवर्ड है, सो तो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। फैंटा और स्नैक्स को ध्यान में रखना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट कंडीशन वाज कि ये एक्सपेंडिचर आपका आगे कोई जगह पे कवर होना चाहिए नहीं। हाँ, तो नहीं कवर हुआ है, फैंटा स्नैक्स आगे कोई जगह पे कवर हो रहे नहीं है। नंबर 2, इट शुड हैव बीन इंकर्ड बाय असेसी इन द अकाउंटिंग ईयर। मतलब इट इज सिंपल वर्ड्स में प्रीवियस ईयर। आप जो भी ये खर्चा कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। हाँ, ये प्रीवियस ईयर में ही है, कोई चिंता नहीं, इट इज इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। नंबर 3, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस carried on by the assessee, the profit of which are being computed and assessed। मतलब ये जो आप खर्चा करने जा रहे हो और ये जो एक्सपेंडिचर की डिडक्शन की आप बात कर रहे हो वो बिजनेस को रिलेट होना चाहिए, जिसकी इनकम आपने टैक्सेबल की है, जिसकी इनकम आप कंप्यूट करके उसको असेस कर रहे हो, मतलब उसको टैक्सेबल कर रहे हो, उसको आप रिटर्न में डिस्क्लोज कर रहे हो। आप समझ रहे हो? बोलो, ये बिजनेस के साथ कनेक्टेड एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? हाँ, क्लाइंट्स के लिए मंगवाया था, एम्प्लॉयज के लिए मंगवाया था, इट इज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू बिजनेस। ओके, नंबर 1, आगे कवर नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, बिजनेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जिस बिजनेस की इनकम आप टैक्सेबल कर रहे हो। नंबर 4, इट मस्ट हैव बीन इंकर्ड आफ्टर बिजनेस वाज सेटअप। आहा, बिजनेस सेटअप होने के बाद का ये खर्चा होना चाहिए। पहले का होता तो प्रीमियरी एक्सपेंडिचर में सेट होना चाहिए, जो 9 एक्सपेंडिचर वहां पे सेट होना चाहिए, 1/5 का जिसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 35D के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये जो खर्चा कर रहे हो बिजनेस सेटअप के बाद का होना चाहिए। 4 कंडीशंस, 8 तक पहुंचना है, 4 कर दी। ये याद रखने की कंडीशन ऐसे जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बट ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो एक्सपेंडिचर बाकी जो बच जाते हैं, जो आगे हमने डिस्कस नहीं किया, कवर नहीं किया, उसके डिडक्शन के बारे में क्या होगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंडीशन, आगे एक्सपेंडिचर कवर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, प्रीवियस ईयर में इंकर होना चाहिए। नंबर 3, ये बिजनेस के बारे में होना चाहिए, जिसका आप बिजनेस के में जो भी इनकम आ रही है उसको आप कंप्यूट करके असेस कर रहे हो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, ये आपके बिजनेस सेटअप के बाद का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी ऑफ नेचर ऑफ एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द असेसी। नेचर उसका जो एक्सपेंडिचर का पर्सनल नहीं होना चाहिए। घर पे फैंटा मंगवाई, घर पे स्नैक्स मंगवाए, उसका डिडक्शन आप बिजनेस में क्लेम करो, ना ना ना, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। ओके, 5 कंडीशंस, आगे कवर नहीं होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में इंकर होना चाहिए, बिजनेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, बिजनेस के सेटअप के बाद होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन laid out or expended wholly and exclusively, it is wholly and exclusively for the purpose of such business। मतलब ये जो खर्चा हो रहा है it has to be wholly and exclusively for the purpose of business। तो ये बिजनेस के लिए exclusively wholly ये एक्सपेंडिचर इंकर होना चाहिए, तब से डिडक्शन अवेलेबल होगा। जो फैंटा हमने सर्व की क्लाइंट को, स्नैक्स हमने सर्व किए क्लाइंट को, इट इज एक्सक्लूसिवली wholly and exclusively for the purpose of business of the assessee। 8 कंडीशन है, 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। नंबर 1, एक्सपेंडिचर आगे नहीं कवर होना चाहिए। नंबर 2, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, बिजनेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, बिजनेस के सेटअप के बाद होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए होली एंड एक्सक्लूसिवली होना चाहिए। तब जगह क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो, इट शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल नेचर का होगा तो डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा, कैपिटल नेचर का नहीं होगा तो रेवेन्यू ट्रीट करके उसको यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। एंड लास्ट जो बहुत सुपर है, बहुत 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 गजब है, आपको बताना चाहूंगा। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ, एक दिन नौकर में लेक्चर था सुबह 7:30 बजे का, बरोबर समझना फ्रेंड्स। हाँ, 7:30 बजे का सुबह का लेक्चर था। मैं घर से फास्टेस्ट 7:10 को निकला, जनरली 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ, 10-15 मिनट हायर सेट। 7:10 को मैं निकला, एक्टिवा पे निकला, बम बम बम, हेलमेट नहीं पहना था सुबह सुबह में फ्रेंड्स। पुलिस ने मुझे 7:25 को रास्ते में पकड़ा कि स्मितिया हेलमेट नहीं पहना है।
मैं कह दूं 2 मिनट का ये नौकर दूर है, प्लीज आने दो, प्लीज आने दो, प्लीज आने दो। पुलिस ने बोला इसमें चलन कटेगा। मैं वो कितना तुम बोलो फटाफट। 10 रुपए का, 100 रुपए का। मेरे को ठीक चाहिए 100 रुपए लो, फटाफट स्टोरी खत्म करो, मुझे लेक्चर में जाने दो। एग्जिट 7:30 को मैं लेक्चर में आ गया, इमीडिएट लेक्चर शुरू कर दिया। ये 100 रुपए का जो चलन कटा, इट इज एक्सपेंडिचर होनली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मैं घूमने नहीं निकला था, टहलने नहीं निकला था, पर्सनल काम से नहीं निकला था, मैं बिजनेस पर्पस के लिए निकला था। मैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए घर से निकला था, बट मैंने कोई लॉ को वायोलेट किया। क्या? जो ट्रैफिक रूल्स है उसको मैंने वायोलेट किया, उसको मैंने फुलफिल नहीं किया, एंड जो मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ी, जो मुझे अमाउंट पे करनी पड़ी 100 रुपीज की, वो डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। क्यों? चेक करो, क्या आगे कवर्ड है ना? बरोबर, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या अकाउंटिंग ईयर में हुआ? हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या बिजनेस के साथ कनेक्टेड है? हाँ, बिजनेस के लिए जा रहा था मैं। नेक्स्ट, क्या बिजनेस सेटअप करने के बाद हुआ है? एब्सोल्युटली हाँ। बाद में पर्सनल है ना? पर्सनल थोड़ी है, बिजनेस के लिए जा रहा था मैं। नेक्स्ट, फुल एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए? हाँ। कैपिटल नेचर का है ना? रिडक्शन मुझे मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे कोई भी प्रोविजंस को, लॉ को मैं वायोलेट करूंगा, उसके लिए जो भी मैं पेनल्टी पे करूंगा, उसका रिडक्शन मुझे मिल जाएगा। लॉ ने उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लॉ ने उसको लेट अस से लिमिट करने के लिए क्या बोला? लास्ट कंडीशन, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द असेसी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। का मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हो, जो लॉ के वायोलेशन में है, लॉ का प्रोहिबिशन वहां पे है, एंड आप वो एक्सपेंडिचर को यहां पे डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे नहीं। मीनिंग दैट बाय 200 रुपीज मैंने पे की है, इट इज नॉट अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन, बिकॉज इट इज वायोलेशन ऑफ प्रोविजन एंड देयरफॉर नॉट अलाउड डिडक्शन। एंड देयरफॉर कोई भी एक्ट की फ्रेंड्स में पेनल्टी पे कर रहा हूं ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ध्यान सकत रिक्वायर्ड। कोई भी लॉ की मैं पेनल्टी पे करूंगा, कोई भी प्रोविजंस के वायोलेशन की मैं पेनल्टी पे करूंगा। इनकम टैक्स का वायोलेशन किया, उसकी पेनल्टी मैंने पे की। जीएसटी लॉ का वायोलेशन किया, उसकी मैंने पेनल्टी पे की। कोई फैक्ट्रीज एक्ट का वायोलेशन किया, उसकी मैंने पेनल्टी पे की। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, मैं कोई भी एक्ट का वायोलेशन करके उसकी पेनल्टी का पेमेंट कर रहा हूं, उसका रिडक्शन मुझे अलाउ नहीं होता है। बिकॉज आप समझ चुके हो, इट इज एक्सपेंडिचर विच आई हैव इनकर्ड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, सो इट इज नॉट अलाउड बाय सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। बिकॉज ये कंडीशन कहती है आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो ऑफेंसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। बोलो क्लियर? 8 कंडीशंस, लास्ट गजब इंपॉर्टेंट, वापस मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं। आपका जो भी एक्सपेंडिचर आगे कवर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर होना चाहिए, वो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जिस इनकम को आप असेस कर रहे हो, टैक्सेबल कर रहे हो, बिजनेस सेटअप के बाद का ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर, इट हैज टू बी होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इट मस्ट नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर, एंड इट मस्ट बी नॉट एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तब जाके डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला है। ओके, कुछ फ्यू पॉइंट्स इसके बारे में जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी क्या करती है अपने की मैन के लिए, एक अपने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय के लिए वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेगी, इसका डिडक्शन डेफिनेट बेसिस के ऊपर अलाउ होगा, बिकॉज ये सारी कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो जाती है। स्पेसिफिकली आगे नहीं कवर हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कवर हो गया, बट व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लिया अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स है, तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, इट विल बी डेफिनेटली अलाउड डिडक्शन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। डन। नेक्स्ट चेक करो। हाँ, ये समझने जैसा है फ्रेंड्स, फाइनल के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, बट हमारे स्टडी मटेरियल में है, सो आप समझने का ट्राई करो। फ्रेंड्स देखो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो क्या करती है फ्रेंड्स पता है? अपने जो भी ड्रग उसने बनाया, मतलब नॉट दैट ड्रग, ओके, जो ड्रग मतलब मेडिसिन जो बनाई, उसको प्रमोट करने के लिए वो क्या करेंगे पता है? उसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको एमआर बोलते हैं, वो एमआर क्या करेंगे? अलग अलग डॉक्टर को विजिट करेंगे, उनको प्रमोशनल कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, उनको लेटर से वॉच दी, उनको लेटर से ट्रैवल के लिए वाउचर्स दिए, उनकी फ्लाइट बुक करवा दी, पूरा हॉलीडे बुकिंग करवा दिया। ये सारे खर्चे फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है अपने ड्रग, अपने मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। बट दिस थिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर। डॉक्टर के कुछ एथिक्स है जो क्या कहते हैं, मतलब रूल्स है, उसके रेगुलेशंस है जो क्या कहते हैं कि आप फार्मा कंपनी से ऐसे कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली लोग एक्सेप्ट करें ना करें सेकेंडरी मैटर है फ्रेंड्स, बट एज पर लीगलिटी इट कैन नॉट बी डन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय होम? डॉक्टर्स। बट प्रैक्टिकल हो रहा है, अलग बात है फ्रेंड्स। तो ये सपोज कोई डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया एंड वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका एक्सपेंडिचर इनकर किया। सपोज फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई डॉक्टर के लिए फॉरेन ट्रिप बुक करवा दी एग्जांपल के तौर पे, तो क्या इसका डिडक्शन फार्मा कंपनी को अवेलेबल होगा?
क्या कहना है? जो लास्ट पॉइंट है, इट इज एन ऑफेंस which is prohibited by law, so it cannot be claimed as what? डिडक्शन। इसका फ्रेंड्स आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, सो इतना ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज इनएडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय इंकरिंग प्रोवाइडिंग फ्रीबीज, मतलब जो मुफ्त में दिया वो, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब इट इज डॉक्टर्स, बाय फार्मास्यूटिकल्स एंड अलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आपको डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का, स्पेसिफिकली फार्मा कंपनी की बात हो रही है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स डिसअलाउंस ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर जो कंपनी को इंकर करना है, उसके कुछ क्राइटेरिया है जो कंपनी लॉ में शायद आपने डिस्कस कर दिए होंगे, फाइनल लेवल के ऊपर आते होंगे, इंटर लेवल के ऊपर आते होंगे, एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स कंपनी लॉ के बारे में ज्यादा, बट फ्रेंड्स सीएसआर एक्सपेंडिचर जो कंपनी को इंकर करना पड़ता है, सर्टेन क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल करेगी तो सीएसआर एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ता है, वो सीएसआर एक्सपेंडिचर यहां पे एज अ जनरल डिडक्शन 37(1) के हिसाब से आपको अलाउ हो सकता नहीं, इसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट इन सोविनियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। पता चला? तो ये डिडक्शन स्पेसिफिकली मना कर दिया है कि एडवर्टाइजमेंट इन सोविनियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स इसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80GGB 80GGC। ओके, डिडक्शन में इसको डिस्कस करेंगे, कुछ खास चिंता ना करो, बट पीजीबीपी एड में इसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली अलाउ नहीं होगा। हाँ, डिडक्शन चैप्टर में 80C to 80U में इसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, स्पेसिफिकली वहां पे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है कि एडवर्टाइजमेंट अमाउंट्स टू कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड देयरफॉर एलिजिबल फॉर व्हाट? डिडक्शन। बोलो क्लियर? तो ये सारा इन डेप्थ डिस्कशन था इन रिलेशन टू फ्रेंड्स अवर वेरियस परमिसिबल डिडक्शंस। होपफुली चकाचक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपने समझा होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।